ठीक है बच्चे, देख, एक टॉपिक हमें जो करना है बच्चे वो है म्यूचुअल फंड बच्चे। ठीक है ना? यानी जो टॉपिक हमें करना है बच्चे, ठीक है ना, वो टॉपिक क्या है? म्यूचुअल फंड है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है ना? म्यूचुअल फंड करना है बच्चे। और जो म्यूचुअल फंड में जर्नलिस्ट क्या होता है बच्चे, यहाँ पे पूल सेविंग की जाती है बच्चे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं बच्चे जिन्हें शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है बच्चे, या जिनके पास शेयर मार्केट को स्टडीज करने का टाइम नहीं है, या जो लोग अपने रिस्क को तो कम रखना चाहते हैं, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अर्न करना चाहते हैं बच्चे, कि रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी हो बच्चे। तो उसके लिए बच्चे, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड जो है वो स्कीम लाई गई थी। और म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ना बच्चे, ये मिडिल इनकम के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बच्चे। और जो स्मॉल इनकम के लोग होते हैं बच्चे, वो भी म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं बच्चे। तो मिडिल इनकम जिनके पास है बच्चे, वो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और जिनके पास स्मॉल इनकम ऑफ सोर्स है बच्चे, वो लोग भी क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बच्चे। तो म्यूचुअल फंड में एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक म्यूचुअल फंड एसेट्स कंपनी बनाई जाती है बच्चे। म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए म्यूचुअल फंड फंड एसेट्स कंपनी होगी बच्चे। ठीक है, जो काफी प्रोफेशनल कंपनीज है बच्चे। ठीक है, उसमें काफी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट, यानी जो गिल्ट मार्केट है बच्चे, उसको भी प्रॉपर तरीके से वो लोग स्टडीज करते हैं। जो शेयर मार्केट है उसको भी प्रॉपर तरीके से स्टडीज करते हैं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है म्यूचुअल फंड में, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, उस अमाउंट के बदले उन इन्वेस्टर्स को यूनिट्स दिया जाता है बच्चे। ठीक है ना? आपको क्या किया जाएगा? यूनिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, उसके बदले आपको यूनिट्स मिलेंगे। जब आप चाहते हैं, जैसे कुछ यूनिट्स होंगे जो फिक्स टाइम ऑफ मेच्योरिटीज के बाद ही क्या होता है? क्लियर होता है। और कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं कि जब चाहें आप तब उसको मेच्योर करा सकते हैं, मतलब आपकी यूनिट जो है वो लिक्विडिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बच्चे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स ये होता है बच्चे कि जो म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होगा ना, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी के ऊपर थोड़े थोड़े से रिस्क के बर्डन को डाल दिया जाता है। ठीक है ना? म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स आते हैं बच्चे, तो अगर रिस्क होता है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी यही होता है बच्चे। इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं बच्चे, इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोग लेते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है कि अगर उन्हें रिस्क होता है बच्चे, तो उनके रिस्क को कंपनी क्या कर देती है? सभी लोगों पे थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे कि उस पर्सन पे, ठीक है ना, बर्डन ऑफ रिस्क ना हो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से बच्चे म्यूचुअल फंड भी काम करता है। यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पूल सेविंग लेते हैं बच्चे। पूल सेविंग्स ले लिया हमने, उस पूल सेविंग्स को फिर हम लोग डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो आप रिटर्न भी की डिमांड करोगे, तो जो रिटर्न होता है बच्चे, वो सभी में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है ना? और इन्वेस्टमेंट अगर ये कंपनी कर रही है बच्चे, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर ये कंपनी कर रही है, तो ये क्या करेगी? चार्ज भी लेगी। तो यहाँ पे चार्ज जो होता है किसी इंडिविजुअल को पे नहीं करना होता है, सबके ऊपर चार्ज जो होता है ना, वो भी क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चे। तो जो स्मॉल या जो मीडियम हाउस होल्डर होते हैं बच्चे, उनके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो स्कीम्स लाई गई थी, म्यूचुअल फंड प्रोग्राम्स लाया गया था। और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है बच्चे? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है बच्चे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने वाली जो कंपनी है बच्चे, वो कौन सी कंपनी है? सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सेबी को क्या करती है? म्यूचुअल फंड कंपनीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब जो तुम्हारे नोट्स है ना बच्चे, उसमें म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स दे रखे हैं बच्चे। ठीक है ना? उसमें क्या है? बेनिफिट्स हैं बच्चे। तो जब बेनिफिट्स में हम लोग आते हैं बच्चे, ठीक है ना, ठीक है ना, बेनिफिट्स हैं बच्चे, तो उसमें फर्स्ट जो बेनिफिट्स दिया है वो दिया गया है प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट बच्चे। यानी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी बच्चे, वहां पे क्या होता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। मत ठीक है, इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने मार्केट को काफी डीप लेवल पे जाकर एनालाइज किया है वह। ठीक है,
और आपके बिहाफ पर जो प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट टीम होती है वो क्या करती है, आपके फंड को इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जिससे कि आपको आपके रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिया जाए। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं बच्चे, वहां पे तुम्हें मिलेगा प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट सिस्टम बच्चे, ठीक है, एक चीज ये देखने को मिलेगी बच्चे। दूसरा होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है बच्चे, वहां पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी होता है बच्चे, ठीक है ना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब सिर्फ जो हमने मिडिल क्लास से जो हमने फंड राइज किया है बच्चे, रेज जो किया है, उसको सिर्फ हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं बच्चे, बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, प्लस इसके अलावा जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं उनको भी एडवांस एंड लोन के फॉर्म में दिया जाता है। तो इसलिए माना जाता है बच्चे कि जो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब आपके पैसे को एक जगह नहीं डाला जा रहा है, अगर एक जगह डाला जाएगा तो हो सकता है कि अगर उस सेक्टर में क्राइसिस आएगा तो आपको लॉस हो सकता, तो लॉस होगा तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उस लॉस को सेव करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जितनी भी पोर्टफोलियो होती है बच्चे उसको क्या कर दिया हमने, डाइवर्सिफाई किया। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है बच्चे, एक चीज ये तुम्हें देखने को मिलेगी बच्चे। प्लस थर्ड जो आता है बच्चे, वो आता है रिडक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होता है बच्चे, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चे। जैसे हम 5 लोग हैं, हम सभी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड कंपनीज में, तो वहां पे क्या होता है, कंपनी जो होती है, ठीक है ना, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट का बर्डन सभी के ऊपर डालती है। जैसे शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट का बर्डन उसी के ऊपर डाला जाता है, एक बंदे पे डाला जाता है जिसने शेयर मार्केट में पैसा डाला है बच्चे, ठीक है, अगर नुकसान भी होता है तो उसी का नुकसान। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा, अगर नुकसान होगा तो सभी का थोड़ा थोड़ा होगा, और ट्रांजेक्शनल जो कॉस्ट होती है सभी को थोड़ी थोड़ी सी देनी होती है। इसलिए म्यूचुअल फंड फंड के ये क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है यार कि शेयर मार्केट में स्टडीज करनी पड़ती है, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, कंपनीज को स्टडीज करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इतना टाइम है नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि हमारे पास जो भी एक सेविंग हमारी है, उस सेविंग को हम चाहते हैं कि अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे अच्छा रिटर्न आ सके, तो हम लोग क्या करते हैं, आज लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। आपका SIP करा लिया, सिंपल इन्वेस्टिंग प्लान एक ले लेता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, और रेट ऑफ जो रिटर्न होता है बच्चे वो भी लगभग 10 to 11% तक मिल जाता है। बड़ी अमाउंट अगर है तो उस पर 25 to 30% तक का भी रिटर्न मिलता है। बस इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही है। अगर इकोनॉमिक में क्राइसिस चल रहा है तो लॉसेस होगा। जैसे अभी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस ही हो रहा है। जैसे हमने भी इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी सारा माइनस में जा रहा है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी माइनस में, वो भी रिकवर नहीं होगा अगर मैं अभी विड्रॉ कराता हूँ, उसको लिक्विडेट कराता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शनल कॉस्ट का मतलब ये होता है बच्चे कि जो बर्डन होती है वो सभी के ऊपर डाली जाती है बच्चे। एक चीज ये मिलेगा तुम्हें। दूसरी चीजें जो है बच्चे इसमें ध्यान में रखना है बच्चे, लिक्विडिटीज बच्चे। थर्ड फोर्थ जो आता है बच्चे वो क्या है, लिक्विडिटीज बच्चे। लिक्विडिटीज का मतलब है कि जब चाहो तब तुम अपनी यूनिट्स को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो बच्चे मनी में, ठीक है ना। तो ये हाईली लिक्विडिटीज भी होती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कुछ इसमें म्यूचुअल फंड में दो तरह के स्कीम्स होते हैं बच्चे, एक तो ओपन एंडेड फंड होता है और एक क्लोज एंडेड फंड होता है। ओपन एंडेड जो फंड होते हैं बच्चे, जब चाहो तब उसको लिक्विडेट करा सकते हो, जो भी तुम्हारे पास यूनिट है उसकी कन्वर्ट करा सकते हो मनी में, तो उसको हाई, ओपन एंडेड जो फंड होता है उसको हाई लिक्विडिटीज बोला जाता है। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है। रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि जब मेच्योरिटीज कंप्लीट होगी तभी उस फंड को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना, तभी उसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट कराया जा सकता है बच्चे। क्लियर है। तो लिक्विडिटीज हुई बच्चे। और दूसरी चीजें बच्चे, फिफ्थ जो है बच्चे, कन्वीनियंस भी है। आपको पेपर वर्क है नहीं इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। कन्वीनियंस इसलिए है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है बच्चे, आज तो हर बैंक म्यूचुअल फंड स्कीम्स दे रहा है बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। म्यूचुअल फंड की सबसे पहली कंपनी जो इंडिया में बनाई गई, UTI बनाई गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चे, ये पहली कंपनी है। UTI जो है
फर्स्ट कंपनी है जो 1964 में स्टैब्लिश की गई बच्चे, ठीक है ना। यूटीआई 1964 में फर्स्ट पब्लिक म्यूचुअल फंड कंपनीज बच्चे। तो पहले लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता था ना बच्चे, तो यूटीआई के क्या होते थे, रीजनल ऑफिस होते थे, लोग वहां पे जाकर इन्वेस्ट करते थे बच्चे। 90s का जो पीरियड स्टार्ट हुआ बच्चे, जब एलपीजी आया, तो ये हुआ कि बैंकिंग जो सिस्टम है, बैंकिंग जो यूनिट्स हैं बच्चे, वो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकती हैं। तो अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है बच्चे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में जाकर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले सकते हैं बच्चे। बैंक सीधा यही कहता है। और अब तो काफी, ठीक है ना, आप खुद भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। पोर्टेबल भी है बच्चे, कि अगर कोई स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्ट है और लग रहा है कि नहीं माइनस जा रहा है, और आपको लग रहा है कि कोई म्यूचुअल फंड की दूसरी या अदर स्कीम से जहां पे रिटर्न हाई आ रहा है, तो वहां से पैसा आप निकाल कर उस स्कीम में डाल सकते हैं बच्चे। तो बैंकिंग सिस्टम में बाद में है, 90s के आसपास है। पहले सिर्फ बच्चे यूटीआईज देती थी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को म्यूचुअल फंड स्कीम्स देने के लिए बोला, फिर पब्लिक और प्राइवेट जो है वो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल कराना शुरू किया। तो ये आपके लिए कन्वीनियंस है। बैंक में तो आप रोज ही जाते हैं, आप गए बैंक में, एक पेपर पे आपको साइन करना होता है, आपका म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स ज्यादा कन्वीनियंस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत कुछ नहीं लग रही है ना, आपके अकाउंट से सिर्फ फंड डिडक्ट होगा। पूरी स्टडीज तो इसकी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की है बच्चे। जो म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट जो कंपनी, एसेट्स मैनेजमेंट जो है बच्चे कंपनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो गए, साइन किया आपने, अपना अकाउंट डिटेल्स आपने उससे आपसे ले लिया, पैन कार्ड आपने दे दिया, सारी चीजें वेरीफाई होगी, आपके फंड से वो पैसा क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। आपको ये भी नहीं देखना है कि किस किस स्कीम में पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है। आपको बस उसने बता रखा है कि मैं आपको ठीक ठाक रिटर्न दे दूंगा, आपका पैसा कंप्लीटली सेव होगा, ठीक है ना। जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, और बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा मिलेगा। तो ये जो होता है ना, काफी एक प्रकार से क्या होता है, एक तरह से बच्चे कन्वीनियंस होता है। तो म्यूचुअल फंड जो है तुम्हारा काफी कन्वीनियंस है बच्चे, ये चीज देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि नॉमिनीज को इजीली, जो तुम्हारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना बच्चे, वो तुरंत एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब जिस इन्वेस्टर्स ने फंड इन्वेस्ट किया है बच्चे, अगर बाई चांस उसको कुछ हो जाता है बच्चे, तो बहुत उसके जो नॉमिनीज होता है उसको वो मिल जाता है आराम से। तो काफी एक तरह से फ्लेक्सिबल है बच्चे। प्लस टैक्स बेनिफिट्स भी होता है बच्चे, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स होगा, यानी इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है उसमें आपको बेनिफिट्स इसका मिलता है बच्चे। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे एफडी पे आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता है। जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंकों में बच्चे, उस पर टैक्स रिबेट नहीं मिलता है, ठीक है, उल्टा टीडीएस कट जाता है। तो जितना परसेंट का एफडी पे रिटर्न देने की बात होती है ना बच्चे, उसमें से वो टीडीएस ओडीएस काट के ना, कुछ एक्सपेंसेस काट कर वो फिर क्या करते हैं, आपको रिटर्न करते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है तो इसको आप यूज कर सकते, इन एग्जेम्पशंस मिलेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में बच्चे। तो ये एक बेनिफिट्स है बच्चे। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसपेरेंसीज है बच्चे, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसीज का मतलब है बच्चे कि तुम्हारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट है, किस तरह के फंड में इन्वेस्ट है, तुम खुद उसको मॉनिटर कर सकते हो बच्चे। तो पूरी प्रॉपर तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंसीज भी मिलती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कि काफी इसमें तुम्हें एक तो एक और चीज मिलेगा बच्चे, वो क्या है, स्टेबिलिटीज टू द स्टॉक बच्चे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के वजह से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में क्या हो जाती है कि स्टेबिलिटीज आ जाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर फंड शॉर्टेज होता है बच्चे, तो किसी कंपनी का शेयर्स का प्राइस ज्यादा हो सकता है, कोई नीचे आ सकती है बच्चे। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी नुकसान ना हो, और म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको भी उसमें भी ये क्या करता है, काफी हेल्प करता है बच्चे म्यूचुअल फंड कि स्टॉक मार्केट में एक लिक्विडिटीज बनी रहती है म्यूचुअल फंड की वजह से बच्चे, ठीक है। एंड बच्चे यहाँ पे तुम एक और चीज देख सकते हो बच्चे, ठीक है ना, कि इक्विटीज
रिसर्च बच्चे, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि वो हर समय रिसर्च करती रहती है इक्विटीज में बच्चे कि हमें कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पे पैसा नहीं डालना है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद आपके फंड को क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है बच्चे। तो ये म्यूचुअल फंड्स के क्या होते हैं बच्चे, बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है बच्चे म्यूचुअल फंड, हिस्ट्री ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना, कि म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री क्या है बच्चे। तो जब इसके पूरे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्रीज को तुम देखोगे बच्चे, ये कंसेप्ट जो 1929 में बच्चे जो मार्केट क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था बच्चे, उसके बाद से ये म्यूचुअल फंड कंसेप्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ बच्चे, ठीक है ना। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तुम बोल सकते हो कि प्रॉपरली जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो स्टार्ट होती है बच्चे। अब हमें वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है बच्चे, कि वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स जो अप्रोच है ये कब आया। मुझे मतलब होना चाहिए हम लोगों को बच्चे कि ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड इन इंडिया बच्चे, जब जब इंडिया में म्यूचुअल फंड के ग्रोथ को देखोगे ना बच्चे, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो पूरे म्यूचुअल फंड के ग्रोथ को इंडिया में कैसे म्यूचुअल फंड ग्रोथ किया बच्चे, तो 4 फेजेस में डिवाइड कर लो बच्चे। जो फर्स्ट फेज है बच्चे, ठीक है ना, जो फर्स्ट फेज है बच्चे वो 1964 से लेकर 87, तो इसके बीच में ना सिर्फ एक ही कंपनी मिलेगी बच्चे, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चे। एक सरकारी कंपनी थी, इसी के ब्रांचेस होते थे, लोग इन्हीं के ब्रांचेस में जाकर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते थे। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चे। इसके बाद सेकेंड जो फेज है बच्चे वो स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, 1987 से लेकर 92 बच्चे, ठीक है। थर्ड फेज है तुम्हारा, जो थर्ड फेज है बच्चे वो थर्ड फेज स्टार्ट हो गया 1992 से लेकर 97 के बीच बच्चे। और जो फोर्थ फेज है बच्चे, फोर्थ फेज स्टार्ट हो रहा है बियॉन्ड, ठीक है ना, 1997 बच्चे। अब यहीं पे कुछ चीजें तुम्हें ऐड कर लेनी है बच्चे। जैसे फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए बच्चे, तो यूटीआई थी बच्चे। तो यूटीआई एक्ट जो है ना बच्चे वो 1963 का है बच्चे, ये ध्यान में रखना है। यूटीआई का जो एक्ट है वो 1963 है। यूटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ईएसटी जो है बच्चे, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1964 का है बच्चे, ये ध्यान में रखना। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1964 का मिलेगा बच्चे, ठीक है ना। और सबसे फेमस इसकी स्कीम थी ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं US 64 बच्चे। इसको ना ओपन इंडेड स्कीम भी बोल सकते हो बच्चे, ओपन एंडेड स्कीम्स बच्चे। जब मन करे तब आ जाओ, इन्वेस्ट करो, जब मन करे लगा कि अरे नहीं बढ़ गया है तो तुरंत बेचा, निकल गया। फिर लगा कि नहीं डाउन चल रहा है, इन्वेस्ट कर दिया, फिर लगा बढ़ गया, निकल गया। तो ये जो US 64 स्कीम थी ना बच्चे, इसमें लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे थे बच्चे। तो 1964 से लेकर ना 87 तक बच्चे एक कंपनी थी जो यूटीआई है बच्चे, और कोई कंपनी नहीं थी म्यूचुअल फंड में बच्चे। अब हम यूटीआई में थोड़ा सा बाद में आकर डिटेल में कर लेंगे। फेज वन में तुम्हें इतना ध्यान में रखना, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है नहीं, हमें डाटा से नहीं मतलब, हमें कंसेप्ट बस पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। उसमें तो यही बता रखा ना कितने वैल्यू का इन्वेस्ट किया, वो सब कुछ छोड़ देना। सेकेंड फेज पर आओ बच्चे, ठीक है। अब सेकेंड फेज में आओगे बच्चे, ये वाला है बच्चे। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड दिया गया, ठीक है ना, वो दिया गया नेशनलाइज्ड बैंक को बच्चे, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक आ गए बच्चे। और इसी में क्या हो गया बच्चे, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। ये लोग जो थे बच्चे वो क्या देना शुरू किए, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड स्कीम्स बच्चे। जैसे एग्जांपल फॉर एसबीआई म्यूचुअल फंड है, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड है, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई बच्चे। कुछ कंपनीज थी, जैसे एलआईसी है बच्चे, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। और जो बिजनेसेस, व्हीकल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी कौन देखती है बच्चे, जीआईसी देखती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी देखती है। तो ये कंपनीज भी म्यूचुअल फंड्स क्या कर रही थी, दे रही थी। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है कि नेशनल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स
अपने कस्टमर को अवेलेबल कब करा है, तो सेकेंड फेज में बच्चे 1987 से 92 में भी। इसके बाद तुम जानते ही हो बच्चे कि 92 और 93 में मार्केट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन है, यूटीआई भी है, ठीक है, नेशनलाइज बैंक है और नेशनल। अब यहाँ पे क्या हो गए थे बच्चे, ये प्राइवेट सेक्टर्स आ गए बच्चे, यानी जो प्राइवेट बैंक्स थे बच्चे वो, ठीक है ना, जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे बच्चे वो सारे एक तरह से क्या करना शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड स्कीम्स देनी शुरू की बच्चे, ठीक है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड को देखो यहाँ पे प्राइवेट भी आ रहा है। थर्ड फेज में क्या हो रहा है बच्चे, इस थर्ड फेज में एक चीज हो रहा है बच्चे, जैसे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए बच्चे, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना है बच्चे तो रेगुलेशंस एक्ट भी बना दिया गया बच्चे, ठीक है, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस एक्ट भी है बच्चे, जो जनवरी 1993 में है। यानी हम बोल सकते हैं कि सेबी को पावर जो मिला होगा म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए वो 93 के आसपास मिला होगा, उससे पहले नहीं बच्चे। सेबी स्टैब्लिश ही हो रही है 1988 में, सेबी को स्टैचुरी पावर 92 में मिला बच्चे, ठीक है, पूरे कैपिटल मार्केट पर पावर जो है सेबी को 92 में मिला बच्चे, जबकि रेगुलेट तो कर रही थी कैपिटल मार्केट को सेबी, लेकिन पावर नहीं था बच्चे, ठीक है, तो लोग बड़ा मिसयूज कर रहे थे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, तो उसका रीजन क्या था, सेबी के पास बहुत पावर्स नहीं थे, तो जानता था सेबी भी कमजोर है। दूसरी चीजें बैंकिंग सिस्टम में और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनरेगुलरिटीज बहुत थी, तो उनका फायदा उसने उठाकर पैसा खूब कमाया, लोगों को भी कमवाया, खुद भी कमाया। बाद में फिर अचानक लोगों को पता चल गया कि ये कुछ शेयर्स को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, जानबूझकर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर ये माना जाता है कि ठीक है ना, इनसाइड ट्रेडिंग होती है, तो पता उसको पहले से है, तो ये सारी चीजों को लेकर फिर उसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोलिंग बढ़ानी शुरू की गई, तो सेबी को फिर पावर बढ़ाना पड़ा आपको कि सेबी का पावर इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का पावर भी जो है बच्चे सेबी को मिला उस टाइम में, ठीक है, 93 में मिल गया बच्चे, ठीक है ना। तो थर्ड फेज में तुम ये देख सकते हो बच्चे, ठीक है ना, और ड्यूरिंग द फोर्थ फेज में जब हम आते हैं बच्चे, ठीक है ना, हाँ, नहीं ये कोई मुझे जरूरत नहीं है बच्चे, इतना नहीं है जैसे, ठीक है ना, कोठारीज ग्रुप इतनी मुझे लिए जरूरी नहीं है, तो कोठारी ग्रुप्स कितने अप्लीकेंट्स थे, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये सारा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, ठीक है ना, ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। और फोर्थ में जब आओगे बच्चे तो कुछ और चीजें की गई बच्चे, जैसे कैपिटल मार्केट टैक्स बेनिफिटेड, ठीक है ना, इम्प्रूव द इन्वेस्टर सर्विसेज, ये सारी चीजें जो हुई बच्चे जैसे फोर्थ फेज में हुई, ठीक है ना, प्राइवेट तो आ ही चुका है 90s के बाद से बच्चे, तो कुछ और चीजें इन्होंने दी, ठीक है ना, जैसे टैक्स बेनिफिट्स लोगों को मिलना शुरू हो गया बच्चे, ठीक है ना, पहले इस नहीं मिलता था, तो टैक्स बेनिफिट्स हो गया बच्चे, ठीक है ना। जो सेकंड इसमें बच्चे ये भी हम लिख सकते हैं बच्चे कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स सर्विसेज बच्चे, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स जो सर्विसेज थी बच्चे ये क्या हुई, थोड़ी सी बेहतर, तो इसको हम लोग पूरा क्या बोल सकते हैं बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ द, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह से म्यूचुअल फंड्स का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है बच्चे, क्लियर है। हम्म, नहीं सेकेंड फेज में तो नेशनल पब्लिक है, सेकेंड में, थर्ड में हम लोग प्राइवेट को ध्यान में रख को ध्यान देंगे, सेबी के पावर को देखा जाएगा, ठीक है ना, थर्ड में दो ही पॉइंट ध्यान में रखना, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था चीजों का बच्चे, प्राइवेट भी तो कंपनी आ रही थी ना बच्चे, बीच, ठीक है, प्राइवेट एलपीजी मॉडल के वजह से, दूसरा सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को पावर मिल गया म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, ये चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ फेज में ये हुआ बच्चे कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी तो हमें बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तब तक लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे बच्चे। चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड से मैंने पैसा कमाया, पता चला जितना मैंने पैसा कमाया उसमें से सरकार ने क्या कर लिया, टैक्स में काट लिया, सारा प्रॉफिट अमाउंट टैक्स में चला गया, तो लोग कहेंगे फिर क्यों, बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसा हुआ होगा तभी सरकार ने टैक्स बेनिफिट्स देने शुरू हो किए होंगे बच्चे, कि हमें
कस्टमर्स को टैक्स बेनिफिट्स देना पड़ेगा, उनको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे। हाई रेट ऑफ रिटर्न नहीं दोगे, रियल इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो भी इन्वेस्ट नहीं होती है। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। आगे जब आओगे बच्चे तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स हैं बच्चे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बच्चे, ठीक है ना। तो फंक्शन के बेसिस पर तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना। फंक्शनल बेसिस पर हम लोग क्या कर दें, फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर दें बच्चे, किसका, म्यूचुअल फंड का। क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशंस तुम तीन कर सकते हो बच्चे, लेकिन दो ही सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक तो ओपन एंडेड फंड है बच्चे इसका, एक तुम क्लोज एंडेड फंड बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना। क्लोज एंडेड फंड हो गया बच्चे, और थर्ड हो गया इंटरवल बच्चे, ठीक है ना। इंटरवल स्कीम्स हो गई बच्चे, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये तीन तरह के फंड्स हैं बच्चे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड हो गया बच्चे, ठीक है ना। ठीक है। तो ओपन एंडेड में तुम जब चाहोगे तब यूनिट्स को सेल कर सकते हो, और जब चाहोगे तब यूनिट्स को क्या कर सकते हो, रीपर्चेज कर सकते हो। तो सेलिंग एंड रीपर्चेजिंग जो फैसिलिटीज है बच्चे वो ओपन एंडेड फंड में है। और अगर कभी क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा कौन सा फंड हाई लिक्विडिटीज कंडीशन में, तो ओपन एंडेड फंड में होगा, ठीक है ना। जब चाहो तब बेच कर निकल जाओ बच्चे, इसको ओपन एंडेड फंड। जो इंटरवल स्कीम्स होता है ना बच्चे, इसमें ना लिमिटेशंस लगा देगी, वो लगा देगा कि इतने टाइम तक, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब आपको एक ऑफर वो करेगा कि आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, कंटिन्यू आपको 5 साल तक पैसा डालना है, 5 इयर्स तक आप पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 5 साल के बाद आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो, या जितना पैसा डालना चाहते हो आप डालते रहो, निकालते रहो, ठीक है। तो एक इंटरवल मैंने दे दिया, ठीक है ना। लगभग, हाँ मतलब कुछ टाइम तक तो आपको नहीं निकालना, जिसे मिनिमम 1 ईयर कर दिया, 1 साल। अब 1 ईयर हो गया, तो 1 ईयर तक आपने कोई पैसा नहीं निकाला। अब 1 ईयर के बाद तुम उसमें डालते रहो, मतलब रीपर्चेज करो यूनिट, और जब चाहोगे तब रीसेल कर दो बच्चे, जितना तुम्हें, हाँ हाँ, मतलब ओपन और क्लोज एंडेड दोनों फीचर मिलेगा किसमें, इंटरवल स्कीम्स में। और जो क्लोज एंडेड होता है ना बच्चे, इसमें टाइम के लिए हम पैसा डाल के भूल जाते हैं बच्चे, यानी 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक। जब मेच्योरिटी होगी तभी तुम क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोज एंडेड फंड। समझ में आया कि ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती है बच्चे, और क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या होती है। दृष्टि, सोनिया, बच्चे क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा, ठीक है। तो इंटरवल स्कीम्स में बस ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं बच्चे, यहाँ पे फैसिलिटीज दोनों तरह की मिल रही है, ओपन भी मिल रही है और क्लोज भी मिल रही है इंटरवल स्कीम्स में, ठीक है ना। दोनों फैसिलिटीज मिलेगी, ओपन एंड क्लोज बच्चे, ठीक है ना, दोनों चीजें। अब तुम पोर्टफोलियोज का ना क्लासिफिकेशन, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बच्चे, हमें क्या करना है, पोर्टफोलियोज क्लासिफिकेशन करना है बच्चे, ठीक है ना। पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, अब इनकम फंड है बच्चे, ठीक है। इनकम फंड हो गया, ठीक है ना। ग्रोथ फंड हुआ बच्चे, ठीक है, ठीक है। बैलेंस फंड है, ठीक है ना, बैलेंस फंड हो गया। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया, तो ज्यादातर लोग अभी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, ठीक है।
अब जैसे जनरली क्या होता है बच्चे, कंपेयर कर लो, जैसे ग्रोथ फंड और इनकम फंड में क्या होता है ना, जैसे इनकम फंड में रिस्क कम होगा ग्रोथ फंड के कंपेरिजन में, ठीक है ना। इनकम फंड में क्या है, रिस्क कम है, रिटर्न अच्छा है। ग्रोथ फंड में क्या होगा, रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी उसी के हिसाब से होगा बच्चे, ठीक है ना। तो इनकम फंड में क्या होता है, रिटर्न ठीक मिलेगा तुम्हें लेकिन रिस्क यहाँ पे कम है। ग्रोथ फंड में इनकम ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा होगी आपको, रिस्क भी ज्यादा है बच्चे। बैलेंस फंड में बैलेंस है, मतलब दोनों हो सकता है, रिस्क भी है प्रॉफिट भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पे। मनी मार्केट में ठीक है ना, वो तो सिचुएशंस टू द मार्केट, मार्केट सिचुएशंस कैसा है बच्चे, इसमें हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो इनकम फंड में, जैसे अभी इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है बच्चे, तो जैसे बॉन्ड्स हो गया बच्चे, डिवेंचर हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, पार्ट ऑफ द इनकम फंड। वो इनकम फंड के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, इसी में पैसा डाला जाता है वो सारा का सारा तुम्हारा। जो ग्रोथ फंड होता है बच्चे, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स का होता है बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है बच्चे, तब तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है इसमें, ग्रोथ फंड में बच्चे। शॉर्ट टाइम में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा बच्चे आपको, लॉन्ग टाइम के लिए आपको। म्यूचुअल फंड में एक्चुअली क्या होता है ना, कि अगर म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न चाहिए तुम्हें, तो एक्चुअली एक होता है कि कम समय में पैसा डाल के और ज्यादा रिटर्न ले ले, तो वहाँ रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करूं, पैसे को छोड़ दूं, अगर मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटीज की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पैसे को भूल जाऊं, डाल के डालता रहूं भूलता रहूं। तो काफी लॉन्ग टाइम के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन कंपेरिजन किया जाता है ना। तो इन्फ्लेशन तो 6 ही 7% का रहेगा, अगर 15 16 17 18% का अगर रिटर्न हो गया, तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आप ये म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए बच्चे, ठीक है ना बच्चे। तो जो ग्रोथ फंड होता है ना बच्चे, इसमें क्या होता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स के लिए लोगों को बोला जाता है कि आप पैसा डालें बच्चे, ठीक है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा डालते हैं तो यहाँ पे हाई रिटर्न होगा बच्चे ग्रोथ फंड में, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि होगा ही बच्चे। हाँ, रिस्क भी हायर है बच्चे, अनसर्टेनिटीज भी रहती है बच्चे, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना होता है बच्चे, ठीक है ना। अब बैलेंस फंड होता है बच्चे, ठीक है ना, जो रेगुलर इनकम है आपके बच्चे, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या कर लेता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट इक्विटीज में डाल देगा, इक्विटी शेयर में डाल देता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दी जाती है बच्चे। तो इस तरह के फंड को हम लोग बैलेंस फंड बोलते हैं बच्चे। हाँ लगभग उसी तरीके का, लेकिन ठीक है ना। हाँ रेगुलर जो, जिसे दो इनकम में, तो वो जो बैलेंस फंड है बच्चे, उसमें कि आप रेगुलर जो इनकम हो रही है उसमें आपको लगभग सेम है, दोनों में चीज है, लेकिन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा रिस्क को लेकर बच्चे, ठीक है ना। जैसे इनकम फंड से कम रिस्क होगा, हाँ इसमें रिटर्न भी अच्छा होगा, रिस्क भी यहाँ पे कम होगा, इनकम से कंपेयर कर लो बच्चे इनकम। हाँ हाँ ठीक, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। और जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है बच्चे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि मनी मार्केट में आप मैक्सिमम कितने समय के लिए पैसा डालते हो, 1 साल के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए लोग मनी मार्केट में डालते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेजरी बिल्स में हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया बच्चे, ठीक है ना। और यहाँ पे जनरली क्या होता है बच्चे की हाई लिक्विडिटीज है मनी मार्केट, क्योंकि 1 साल में आपने पैसा निकाल लिया, लेकिन रिटर्न जो होगा ना वो काफी लो होगा, ठीक है। बैलेंस फंड के कंपैरिजन में भी लो हो जाता है, और ग्रोथ फंड के कंपैरिजन में भी लो होगा, क्योंकि 1 साल बाद निकाल रहा हूं तो रिटर्न ना, मान कर चलना कि हो सकता है कि 7% या 8% का ही रिटर्न हो बच्चे। तो ये चीजें तो पोर्टफोलियोज को भी क्लासिफाई करके देखना है बच्चे। अब जो फंड्स होता है ना बच्चे, उसका क्लासिफिकेशन तुम जोग्राफिकल बेसिस पर कर सकते हो। कुछ होता है डोमेस्टिक फंड होता है बच्चे, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में क्या हो गया, डोमेस्टिक फंड भी इन्वेस्ट होता है, डोमेस्टिक फंड हो गया, और दूसरा ऑफशोर फंड हो गया। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ डोमेस्टिक्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं,
म्यूचुअल फंड में फॉरेनर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन है कि फॉरेनर यानी ऑफशोर फंड म्यूचुअल फंड में कितना आ सकता है बच्चे, और डोमेस्टिक पे तो कोई लिमिटेशंस है नहीं। तो ऑफशोर फंड को लेकर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है बच्चे। तो ऑफशोर फंड का मतलब वो ये होता है बच्चे कि जो बाहर की कंपनियां हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनके थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको ऑफशोर फंड बोलते हैं बच्चे। और इंडिया में बच्चे फर्स्टली ऑफशोर फंड यूटीआई ने लॉन्च कब किया? 1986 में बच्चे। उससे पहले हम अलाउ भी नहीं करते थे ऑफशोर फंड को, ठीक है ना। उससे पहले ऑफशोर फंड को उतना ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता था बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, एक तो जोग्राफिकल, बाकी इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है बच्चे, सब काट पीट दो, इसके नीचे का कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ अपने, हमें आना है किस पे? यूटीआई पे बच्चे। ठीक है, तो अब देखो यूटीआईज में हम जब बात कर रहे थे बच्चे, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना सभी लोगों को? सोनिया, दृष्टि, दृष्टि क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे। इसके बाद बच्चे हमारा एक यूटीआई है बच्चे, ठीक है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चे, ठीक है ना। अब ये काम नहीं कर रहा है बच्चे, प्रेजेंट टाइम में ना यूटीआई की कहानी खत्म हो गई बच्चे। यूटीआई के जो मैक्सिमम शेयर थे बच्चे, यूटीआई ना सरकार का काफी इंटरफियरेंस होने के वजह से पूरा यूटीआई लॉस में चला गया बच्चे। तो फाइनली यूटीआई को बेचना पड़ा बच्चे, और यूटीआई के मैक्सिमम शेयर जो है एक्सिस बैंक के पास है। एक्सिस बैंक का जब आईएफसी कोड देखोगे ना, तो वहां यूटीआई लिख कर आता है बच्चे। तो ठीक, ठीक है ना, हाँ। तो जब भी एक्सिस बैंक को देखोगे, इसका मैक्सिमम शेयर जो यूटीआई का है बच्चे प्रेजेंट टाइम में, वो एक्सिस बैंक के पास है। तो यूटीआई की कहानी ही खत्म हो गई बच्चे। अब कहीं यूटीआई के ऑफिस नहीं दिखते हैं, घरों में यूटीआई के अब पेपर भी नहीं आते हैं बच्चे, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होने की वजह से यूटीआई की पूरी कहानी इन लोगों ने क्या कर दी? खत्म कर दी बच्चे। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखना है यूटीआई से, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है बच्चे। एक तो यूटीआईज में यूटीआई का एक्ट, तो जो यूटीआई एक्ट है बच्चे, ठीक है ना, जो यूटीआई एक्ट है बच्चे, वो है 1963, ठीक है। और यूटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है बच्चे, सेटअप जो है यूटीआई कब किया गया? फैब 1964 में बच्चे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऑपरेशंस स्टार्ट कब हुए बच्चे? जुलाई, ठीक है ना, जुलाई 1964 से बच्चे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जुलाई 1964 से ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट होते हैं बच्चे। ये टैक्स रिबेट वाला तो मैंने बता ही दिया। तो पहले वाले जो पैराग्राफ्स तुम्हारे पास है बच्चे, ठीक है ना, हाँ, टैक्स रिबेट जो होता था, यूनिट्स के जो प्राइस होते थे वो डिटरमाइन कौन करता था? यूटीआई ही करता था, क्योंकि यही एक कंपनी थी। तो जो प्राइस डिटरमाइनिंग होती थी बच्चे, वो यूटीआई के थ्रू होती थी। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है बच्चे, तो इसमें देखो ना, इनकरेज द पूल द सेविंग ऑफ मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप बच्चे। तो यूटीआई को लाने का पर्पस था बच्चे कि जो पूल सेविंग होती है ना, पूल द सेविंग, इसको क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए बच्चे, ठीक है ना। जो मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप है बच्चे, उनको हम लोग बोलें कि आप पैसे डालो यहाँ पे बच्चे, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे?
दूसरी चीजें जो ध्यान में रखनी है बच्चे, एक तो यही तुम्हें ध्यान में रखनी है, बस मेन यही है। बाकी तो हम जो भी यूटीआईज में पैसा फंड जो, ठीक है ना, रेज किया गया बच्चे, उसका यूज तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही किया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए की जाएगी। ये तो है ही इसका ऑब्जेक्टिव बच्चे। यूटीआई जो है बच्चे, यूटीआईज में एक चीज और ध्यान में रखनी है बच्चे, वो ध्यान में रखना है यूटीआई में तुम्हें, ठीक है ना, यूटीआई का इनिशियल कैपिटल बच्चे, यूटीआई जो है बच्चे उसका इनिशियल कैपिटल जो है बच्चे, ठीक है ना, जो इनिशियल कैपिटल था बच्चे, ठीक है ना, वो कैपिटल कितना है, 5 करोड़ है बच्चे, ठीक है। कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं बच्चे, तो कंट्रीब्यूटर में आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई और एसबीआई के सब्सिडरीज बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। और शेड्यूल और कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बच्चे, वो किसके अंदर आते थे बच्चे, यूटीआई के शेयर होल्डर्स में आते थे बच्चे। अब जो पूरा यूटीआई है बच्चे, ये जो पूरा यूटीआई है बच्चे, इसको मैनेज करने के लिए ना ट्रस्ट बनाया जाता है बच्चे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करे, ठीक है ना। अब जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में बच्चे टोटल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं बच्चे, 1+4 मेंबर बच्चे, ठीक है। तो एक मेंबर तो ये चेयरमैन हो गया, ठीक है ना, चेयरमैन हो गया बच्चे। और 4 अदर मेंबर्स जो हैं वो क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। 4 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। एक मेंबर आएगा आरबीआई से, एक मेंबर आएगा एलआईसी से, ठीक है। ठीक है ना, 5 हो गए। आरबीआई, वन एलआईसी, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द एसबीआई, कोई नहीं 5 कर लेंगे। और 2 मेंबर इलेक्टेड बाय द कंट्रीब्यूटिंग इंस्टीट्यूशंस। हाँ तो वो एक दो हो भी सकते हैं, कोई नहीं, इलेक्ट ही करना है ना बच्चे। तो इलेक्टेड बाय द कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूटिंग ईटिंग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस बच्चे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उसमें, वो लोग आ सकते हैं बच्चे। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, शेड्यूल्स कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए बच्चे। तो ये टोटल यहाँ से 2 लोग हो गए, तो टोटल अगर इंक्लूड किया जाए बच्चे, तो 6 लोग हो रहे हैं वैसे तो, अगर 2 लोग रखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ पाँच पाँच ही, हाँ। ऐसा तो पूछेगा नहीं कि वो कितने हैं, क्योंकि, ठीक है ना, ये पूछा तो नहीं है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में टोटल कितने मेंबर हैं। तो ध्यान रखना, काउंट कर लेना, जैसा ऑप्शन से दिखेगा उसके हिसाब से 5 ही टिक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एक्ट के हिसाब से तो 5 ही हैं, ठीक है ना। हाँ 2 मेंबर इलेक्टेड बाय द आरबीआई से, एक मेंबर, हाँ। हम्म, 4 ही तो, फिर ध्यान रखना छोड़ जाता है, 4 हो गया बच्चे, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। इलेक्टेड द कंट्रीब्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से एक ही रखो बच्चे, ठीक है ना, यहाँ से भी एक ही रखना है बच्चे, यहाँ पे एक, बाकी सबसे जगह से एक एक मेंबर आ गया, टोटल ये हो गया। क्लियर है बच्चे। इसके बाद तुम्हारा यूटीआईज के फंक्शंस हैं, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में पूछे जाते हैं फंक्शंस, ठीक है ना। तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे to accept the discount, purchase of sale, bill of exchange, promissory notes, warehouse receipts, document to the title of goods हो गया बच्चे, grants, loan and advance भी देता है बच्चे, providing the merchant banking and advisory services भी है बच्चे इसके पास, leasing and hiring purchase businesses भी है बच्चे, ठीक है ना। ये फॉरेन एक्सचेंज को भी क्या करता है, डील करता है बच्चे, ठीक है ना। और बहुत तरह की यूनिट्स स्कीम्स जो है बच्चे, ठीक है ना, उसमें एलआईसी और जीआईसी जैसी एजेंसीज को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख सकते हो तुम इसके फंक्शन में, ठीक है। स्कीम थोड़ा सा देख कर जाना कि कौन कौन सी स्कीम यूटीआई ने चलाया था, बाद में जो यूटीआई है वो क्या हो गया, बंद हो गया बच्चे।
ठीक है ना। यूटीआई जो है वो खत्म हो गया। तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में था बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद मैंने तुम लोगों को इंश्योरेंस का पीडीएफ मैंने भेजा है बच्चे, ग्रुप में इंश्योरेंस का पीडीएफ भेजा गया है बच्चे, ठीक है ना। यूटीआई में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखो इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट लाया गया था बच्चे, इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस, ठीक है ना। ये एक सोशल डिवाइस है बच्चे, जो अनसर्टेन लॉसेस होते हैं बच्चे, उसको रिकवर करने में एक तरह से इंश्योरेंस जो है वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है बच्चे। तो इंश्योरेंस में जनरली क्या होता है कि जो रिस्क होता है ना बच्चे, उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि जो इंश्योरेंस स्कीम्स लेने वाला कोई सिंगल पर्सन तो होता नहीं है, ठीक है ना। मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, तो उन सभी मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल्स हैं बच्चे, उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस रिस्क को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। वो एक पर्सन पे भी डाला जा सकता है और पूरे ग्रुप के ऊपर भी डाला जा सकता है। तो जो इंश्योरेंस है बच्चे, इंश्योरेंस इज अ सोशल सिक्योरिटीज टूल्स बच्चे। ये एक तरह से इंश्योरेंस जो है वो आपको सोशल सिक्योरिटीज देता है बच्चे, सामाजिक सुरक्षा देता है। इंश्योरेंस अगर आपके पास है, लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है बच्चे, ठीक है। क्योंकि लाइफ में तो कोई चीज सर्टेन तो नहीं है, लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। आपको अचानक कोई ऐसी डिसीज हो गई बच्चे, ठीक है, और आपके पास मान लो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका पूरा जो भी सेविंग होगी वो सेविंग सारी खत्म हो जाएगी बच्चे। प्लस अगर आपकी खुद की फैमिलीज है बच्चे, तो उसका पूरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो पहले था, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये हो सकता है कि जो लोग पहले आपके ऊपर डिपेंडेंट थे बच्चे, उन्हें रोड पर ना आना पड़ जाए, ठीक है ना। बैगरिंग, भीख मांगने जैसी चीजें ना होने लगे, इसलिए बच्चे इंश्योरेंस जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था बच्चे, कि रिस्क जो है उस रिस्क को कवर किया जाए, या रिस्क ऑफ बर्डन जो सिंगल पर्सन के ऊपर है ना, उस बर्डन को हम मल्टीपल मेंबर के ऊपर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें बच्चे। इसके लिए इंश्योरेंस आता है बच्चे। अब जो लाइफ इंश्योरेंस है बच्चे, ठीक है ना, तो इनकम को लेकर भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती है बच्चे। जैसे अभी हम लोग यंग हैं तो पैसा खूब कमाएंगे, अभी मेहनत कर सकते हैं, अच्छे हैं, तो हम पैसा काफी कमा रहे हैं ना, तो अभी तो हमारे पास मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल अप्रोचेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं फॉर इनकम बच्चे। लेकिन 50 साल के बाद तो ऑप्शंस नहीं होंगे ना, ठीक है। डिपेंडेंसीज आ जाएगी, क्योंकि ना तो मेरी बॉडी उतनी सपोर्ट करेगी मुझे, ना तो मेरा माइंड उतना सपोर्ट करने वाला है। तो जो अनसर्टेनिटीज है, जो एक डिपेंडेंसीज को ला सकती है बच्चे, उस डिपेंडेंसी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं बच्चे, कि एक डिपेंडेंसीज ना हो बच्चे, और मैं डिस्टर्ब ना हो बच्चे इनकम को लेकर। इनकम सबसे बड़ा है। जैसे जिनके पास इनकम नहीं होता है बच्चे, तो काफी डिस्टर्ब तुम्हें दिखेंगे बच्चे, ठीक है ना। पूरी उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनकम नहीं है तो इनकम का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ सर्वाइवल के लिए बच्चे। तो इसलिए अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है बच्चे, ठीक है, तो आगे की जो लाइफ होती है वो सही से आपकी चल सकती है, वरना आपको किसी के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरी चीजें जो इंश्योरेंस होता है बच्चे, ये ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है,
ह्यूमन क्रिएटेड जो एसेट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन डिसेबिलिटीज को भी क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। मान लीजिए मैं डिसेबल हो गया, लेकिन मैंने काफी बड़ा एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स ले रखा है बच्चे, तो मेरी फैमिलीज को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मतलब लाइफ लॉन्ग तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मरना तो ये तो फिक्स है। लेकिन कुछ लोग समय से पहले मर जाते हैं, कुछ लोग जब समय आता है तब मरते हैं। डेथ तो कंफर्म है कि डेथ तो होनी है, लेकिन डेथ पहले अगर होगी तो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी कंडीशंस बहुत खराब हो सकती है बच्चे। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि अगर डिसेबिलिटीज है बच्चे, बिजनेस जो लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि बिजनेस तो पूरी लाइबिलिटीज पर चलती है, ठीक है, बिजनेस तो पूरा का पूरा लाइबिलिटीज पर है ना। आपसे तुमसे कुछ मिला, मैंने आगे किसी को दिया, आगे ने किसी को दिया, तो वहां पे रिस्क होता है बच्चे कि लाइबिलिटीज है, हो सके लाइबिलिटीज पे ही ना हो पाए, तो हो सकता है उस समय बिजनेस मेरा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो अगर मेरे पास इंश्योरेंस है बच्चे, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ या इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले सकता हूँ और अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सकता हूँ, सेटल कर सकता हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीजें इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है बच्चे। दूसरी चीजें हैं बच्चे की जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बच्चे, ये आपको, ठीक है ना, काफी बेनिफिट्स जो है वो क्या कर देता है, जनरेट करता है बच्चे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको इनकम तो आ ही रही है, तो वो इनकम की हेल्प आपको भी मिल रहा है और प्लस आपकी फैमिलीज को भी मिल रही है उस इनकम से। क्योंकि रिटर्न भी तो देते हैं ना, एल लेते हैं, तो जैसे आपने लंबा एल, तो हर 5 साल के बाद आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो शेयर कर लेती है कंपनी कि हर 2 साल पे 5 लाख आपको दे देंगे। दो बड़ा अगर है तो 4-5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। करोड़ों की भी लोग लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं बच्चे, जिनको ठीक ठाक रिटर्न आता है, ठीक है। कुछ लोग छोटा कराते हैं, तो उनका जो भी इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेच्योरिटी पर दे देगा, लेकिन जितना उस पर इंटरेस्ट उसे पे करना होता है वो पहले ही इतने इतने टाइम पर क्या कर देता है, रिटर्न। तो उस बीच में अगर कोई जरूरत है लिक्विडिटीज की, तो उसमें आपको हेल्प मिल गई। जैसे बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजना है, तो उस पैसे का आपने यूज कर लिया। घर बनाना है तो उसमें उस पैसे का यूज कर लिया बच्चे। तो इस तरीके से जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बच्चे। लॉसेस ऑफ एसेट्स, ह्यूमन लाइफ और एनी रीजंस स्टॉप द बेनिफिट्स एंड इनकम टू द ऑनर एंड फैमिलीज मेंबर रिस्पेक्टिवली बच्चे। तो लॉसेस हो सकता है बच्चे, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ्स में बच्चे बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट्स ना हो पाए। अगर इंश्योरेंस है तो आप इन सारे प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, बेनिफिट्स होता है। मान लो कि मुझे लॉसेस हुआ तो जो नॉमिनीज होता है उसको बेनिफिट्स मिल जाता है। इसलिए लोग, ठीक है ना, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना हेल्थ स्कीम्स ले लो, ठीक है, कहते हैं अरे बीमार तो हो ही नहीं रहे तो क्या लेना है, वो ले लो, पता नहीं कब कौन सी बीमारी हो जाए। तो उसमें क्या होता है, पूरा कैश आपका खत्म हो सकता है ना, पूरी आपकी सेविंग खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ स्कीम्स है तो आपका इलाज हो गया। जैसे यूपी में गवर्नमेंट ने ही हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया आयुष्मान प्लान के तहत, ठीक है ना, जो बिलो टू पावर्टी लाइन है, तो उनको 5-5 लाख का क्या कर दिया, हेल्थ स्कीम से दे दिया। अब उसमें जिन लोग, आज जो लोग उस पैरामीटर्स में आ रहे हैं, वो लोग जाकर किसी भी हॉस्पिटल में अपना क्या कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। अब वो इतना तो मुझे डीप में नहीं पता है कि वो सरकारी में ही एप्लीकेबल है या प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है, उसका कोई आइडिया। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल हेल्थ स्कीम्स होती हैं वो हर जगह एप्लीकेबल्स होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह में आप उसका यूज कर सकते हैं। पब्लिक में तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेमेंट करनी होती है। प्राइवेट में ही ज्यादा ही होता है, तो प्राइवेट में हम क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं बच्चे। तो ये चीजें हो सकती हैं बच्चे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं है बच्चे, तो जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना फैमिलीज की, वो क्वालिटीज पुअर हो सकती है बच्चे, क्वालिटीज खत्म है। क्योंकि आप थे, आप कमा रहे थे, फैमिलीज अच्छे से चले, आपकी डेथ हो गई, अब फैमिलीज में कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, वो डिक्लाइन करता है। तो उसमें एक तरह से LIC जो है वो अच्छे, वो क्या करती है, आपको हेल्प करती है। LIC मैं कह रहा हूँ सर, लाइफ इंश्योरेंस जो है जो बच्चे, ठीक है ना। दूसरी चीजें बच्चे, ठीक है ना, ठीक है, इसमें जर्नलिस्ट क्या है कि ये जो इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स है बच्चे, ठीक है ना, तो ये एक तरह से पूल की तरह से ही काम करता है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में देखा ना, पूरा रिस्क जो होगा वो स्प्रेड होता है। आज हमने पैसा डाला, तो जरूरी तो नहीं है कि आज ही मुझे लॉसेस होगा बच्चा, मुझे कुछ नुकसान हो सकता है या मेरे लाइफ को कुछ थ्रेट हो सकता है, हाँ, लेकिन आज किसी और को हो सकता है।
तो मैंने जो अपना प्रीमियम डाल रखा वो प्रीमियम उसके रिस्क को रिकवर करने के लिए यूज कर दिया बच्चे। आगे किसी ने डाला तो उसको नहीं होता, उस जिसका हुआ उसके रिस्क को क्या किया जा रहा है, रिकवर कर, शेयरिंग हो रही है। तो बर्डन जो है वो क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो ये इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स का क्या होता है, पर्पस होता है बच्चे। नीड क्या है इंश्योरेंस कराने का बच्चे, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। एक डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएगी, फैमिली आपकी सिक्योर है और सेफ है बच्चे, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रोवाइड द पीस ऑफ माइंड। पैसा नहीं होता है ना, दिमाग खराब होने लगता है। तो चलो एल आई सीज है या हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, तो जिन जैसे लोग जो कंटिन्यू पैसा कमाते रहते हैं ना, तो लास्ट में अगर उनका स्टॉक, उनको बड़ा तकलीफ होने लगती है बच्चे। तो अगर ठीक है आपके पास एल आई सीज है या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड में, तो वहां से रिटर्न आपका आता रहेगा, तो पीस ऑफ माइंड एक बना रहता है बच्चे। ठीक है, मतलब जो भी हमारी बेसिक नेसेसरीज हैं बच्चे, वो फुलफिल होती रहती हैं। पैसा ही नहीं होगा तो मैं अपनी बेसिक नेसेसरीज को फुलफिल नहीं, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, बीमार भी होगा तो प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए भी हमें मनी की जरूरत होती है, तो उसमें हेल्प करता है। तो इसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड बच्चे। एंड टू द एलिमिनेट द डिपेंडेंसीज। भाई अब दूसरे भाई बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मेरे पास खुद का पैसा है, मैं सारी चीजें खुद कर सकता हूँ बच्चे। तो इसलिए बच्चे, एंड टू इनकरेज द सेविंग बच्चे, क्योंकि एल में समझा, देखो अभी आप इतना पैसा डालोगे, इतना इतना डालोगे, तो 10 साल के बाद इतना आपको मिलेगा। तो सेविंग में रहता है कि चलो यहाँ बैंक से यहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, और इस पैसे की अभी कोई फिलहाल मुझे जरूरत भी नहीं है, तो इस पैसे को मैं क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं। तो इसी को जनरली हम लोग क्या, ठीक है ना, इनकरेज ऑफ द सेविंग्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। और दूसरा होता है बच्चे, फुलफिल ऑफ द नीड्स ऑफ द पर्पस बच्चे, ठीक है ना। तो जो फुलफिल है बच्चे, वो नीड भी हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है बच्चे, ठीक है। अभी मेरे को, अभी मान लेते हैं मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हूँ बच्चे, तो अभी तो सरकार ने मुझे मकान दे रखा है, लेकिन जैसे ही रिटायर होऊंगा 6 महीने में खाली करना पड़ जाएगा। तो अगर मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है और मुझे पता है कि चलो उस टाइम तक मेच्योर हो जाएगा, तो मैं पैसा लेकर अपना घर बना सकता हूँ, बच्चों की शादी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। बच्चों की भी तो नीड्स फुलफिल करनी होती है, तो वो चीजें हो सकती हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या है बच्चे, टू रिड्यूस द बिजनेस लॉसेस बच्चे। तो जो भी बिजनेसेस लॉसेस हैं बच्चे, उसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि पता है चलो आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे इंश्योर्ड है, वो मुझे मिल जाएगा। इसलिए तुम देखोगे लोग अपने एसेट्स को रोड पर छोड़ देते हैं, ठीक है, जला भी देगा, एक्सीडेंट भी मार देगा, कुछ भी करता है, चलो ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस देता रहता है, क्या लड़ाते रहो बच्चों, चलाते रहो, लड़ाते रहो, एक ही बार 1 साल के बाद तो क्लेम करना ही करना है। तो जब पूरी तरह से खराब हो जाएगी तो क्लेम कर लेते हैं। तो बिजनेसेस जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग रिकवर करें, कि हमने इंश्योर्ड करा रखा है, पूरी चीजें इंश्योर्ड है, तो फिर वो पैसा हमें रिकवर होगा बच्चे, मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड टू आइडेंटिस द की मैन बच्चे, मतलब की मैन का मतलब देगा कौन बच्चे इसमें। हाँ, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है बच्चे, उसको की मैन टर्म्स ये लोग यूज करते हैं बच्चे, ठीक है ना। कौन देगा, कौन होगा देने वाला, तो उसको हम लोग की मैन बोलते हैं बच्चे। एंड टू एनहेंस द लिमिट बच्चे, ठीक, ठीक है ना। तो वहाँ पे ठीक है, एक लिमिट होती है, ठीक है ना, एक लिमिट होगी, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयज, जनरली हम लोग की जो कंपनीज होती हैं बच्चे, वो अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराती हैं। एक्सीडेंट भी तो होने के चांसेस होते हैं ना कंपनीज और फैक्ट्रीज में, तो अगर वो इंश्योर्ड है, तो चलो कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी फैमिलीज को एक कंपनसेशन मिल जाए, और प्लस कंपनी जो है अपने तरफ से उसके घर से किसी को जॉब से दे देती है बच्चे। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा कंपनी के लिए ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी के लिए ज्यादा गुडविल भी और रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी के, अरे कंपनी इतना मेरे लिए कर रही है, तो मुझे ये करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब पीछे आओगे ना बच्चे, तो वहां पे इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल्स, मैंने बोला था कि एक सोशल सिक्योरिटीज टूल्स है बच्चे, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस है ना बच्चे, उसको लेकर इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए थे बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है बच्चे, ठीक है ना, कि कोई एम्प्लॉइज है बच्चे, ठीक है ना, अगर एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग द ड्यूटीज, तो उसको आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू कंपनसेशन फंड देना पड़ेगा। तो कुछ तो पैसा उससे ही निकाल लिया जाता है, उसकी सैलरी से, और कुछ कंट्रीब्यूट जो कंट्रीब्यूट कंपनी करती है, और फिर उसको कंपनसेट करते हैं बच्चे। इसी तरह से एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस आया बच्चे, ठीक है ना।
जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आपने दे दिया बच्चे उनको, ठीक है ना। वर्कर को जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के थ्रू होती है, तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉयज को ही नहीं मिलती है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं बच्चे और अनमैरिड हैं उन सभी को दिया जाता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू बच्चे। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या पीएसयू में जो लोग काम करते हैं बच्चे, जो ऑर्गेनाइज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है बच्चे, वो अपने एम्प्लॉयज को तो देती ही देती है बच्चे मेडिकल एड, प्लस उनको फैमिलीज को, वाइफ को में भी मिलेगा, मदर और फादर को भी मिलेगा, और अनमैरिड चाइल्ड को भी मिलेगा। जैसे ही मैरिड हो जाएगा तो वो स्टॉप कर दें। हाँ 25 तक है, ठीक है, तो 25 तक मिला, ठीक है ना, सीजीएस का। इसी तरीके से बच्चे एक और एक्ट आया, सो फॉर अ सोशल सिक्योरिटी रीजन से बच्चे, जिसको पब्लिक लाइबिलिटीज एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट आया 1984 में, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, तो उससे पहले कोई एक्ट ही नहीं था। इसलिए वो बेचारे आज भी बहुत परेशान हैं, उनको कंपनसेट कर ही नहीं पाई सरकार कि कैसे इनको दिया जाए, क्योंकि हमने फंड कोई रखा ही नहीं। इसलिए जो ये पब्लिक लाइबिलिटीज एक्ट 91 बनी बच्चे, उसके बाद से ये हुआ कि जितने भी हजार इंडस्ट्रीज हैं बच्चे, वहां पे अगर किसी भी तरह का लॉसेज होता है बच्चे, तो उनकी फैमिलीज को क्या किया जाए, कंपनसेट करा जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने 2005 में मतलब इंडिया और वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों के साथ हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए गए थे कि इंडिया में जो एनर्जी है, जैसे अभी कोयले से एनर्जी मिल रही है, लाइट, कूलर, फैंस, ये सारी किससे चलाए जा रहे हैं, कोयले से चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल से प्लांट चल रहा है। आगे जो बात ये हो रही थी कि हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो मिनरल्स यूज होते हैं बच्चे ना, जो एलिमेंट हो, वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, वो रेडिएट बहुत अधिक होते हैं। तो 2005 में हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें ऊर्जा बहुत चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड्स बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी, और इससे फुलफिल प्रोडक्शन हो नहीं पा रही है। और जीडीपी को भी बढ़ाना है, तो आपको बड़े लेवल पर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन किया। तो फिर उसमें कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अगर इस सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जाएगा और जितने भी पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे चलेंगे, उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो मटेरियल वेस्ट के फॉर्म में निकलेगा उसको डिस्ट्रॉय ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो कहा कि अगर रेडिएशन होने लगा तो उससे अगर किसी को नुकसान होगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे, 1500 करोड़ का इसी में पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट के थ्रू 1500 करोड़ का एक पुल बना दिया बच्चे। 1500 करोड़ का सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज एक्ट है बच्चे, हमारा सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट, ये इसी एक्ट पर बना है, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट है, जो 1500 करोड़ रुपए का ये पुल है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है, ये सिर्फ समझाने के लिए, कॉमर्स में नहीं पूछेगा। तो ये जो 1500 करोड़ का जैसे ही पुल हमने बनाया ना, तो एक्चुअली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सेटअप का हमें नॉलेज नहीं है, बाहर से आता है बच्चे। तो बाहर की कंपनियां लगाएंगी, चलाएंगे हम। अब एक्सीडेंट जो है वो चलाने वाले से ही होगा, कि जैसे कोई प्लांट में कोई पार्ट्स खराब हो गया, आप पार्ट्स, क्योंकि जिस कंपनी जो लगाती है उसी कंपनी के साथ पूरा एग्रीमेंट होता है कि जब तक ये प्लांट चलेगा इसका पूरा मेंटेनेंस हार्डवेयर आपको उसी से लेना होता है। अब जितनी भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में न्यूक्लियर सेटअप करने वाली थी, उन्होंने कहा कि भैया चलाओगे तुम, नुकसान होगा तुमसे, लेकिन कह रहे हो कि पेनाल्टीज तुम दोगे 1500 करोड़ का, काम इन्वेस्ट ही नहीं करते। फाइनली 2015 में आकर मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो 1500 करोड़ का पुल है, इसमें से 750 करोड़ रुपए सरकार देगी और 750 करोड़ भारत की इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। तो टोटल 1500 करोड़ का ये पुल बना। फिर उसके बाद से फॉरेन कंपनी जो रेडियो मतलब रेडियो इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील करती हैं बच्चे, वो रेडी हुई कि भारत में, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक लाइबिलिटीज एक्ट बच्चे, ये लाया गया था। क्लियर है बच्चे। अब एक तुम्हारा टॉपिक है बच्चे की हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो 80th सेंचुरी से ना ये लाइफ इंश्योरेंस की कहानी स्टार्ट होती है बच्चे, ठीक है ना। ब्रिटेन में अगर तुम देखोगे तो लगभग 50 ब्रिटिशियस फॉरेन कंपनीज थे बच्चे, जो इंडिया में ना 1885 में आ चुकी थी बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि
1600 1764 तक आते आते तो भारत पूरी तरह से गुलाम हो ही चुका था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई बच्चे, ठीक है ना। 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ बच्चे, जिसमें भारत आधा अधूरा कंट्रोल में है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, भारत को पूरा कंट्रोल कर लिया गया। उस समय फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज आई। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं चलाया जाता था, पहले इंडस्ट्रीज को इंश्योर करते थे बच्चे, सेना को इंश्योर किया जाता था, शिप्स को इंश्योर किया जाता था। लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत बाद में आया, पहले जनरल इंश्योरेंस होते थे बच्चे। तो उस समय इंडिया में लगभग 50 से अधिक कंपनियां आकर काम कर रही थी, जिसमें से दो कंपनी, एक यूरोपियन है, एक अल्बर्ट कंपनी है बच्चे। क्लियर है बच्चे। इसके बाद मॉडर्न इंडिया 90s और 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ बच्चे, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसको इंश्योरेंस एक्ट इन 1912 बोलते हैं बच्चे। फिर इसको अमेंड किया 1938 में, और ये बोला गया कि इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बच्चे, उस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस एक्सपेंडिचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे, इन्होंने एक ऑफिस बनाया जिसको ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर बोलते हैं। इसका काम था उसको प्रोटेक्ट करना। तो यहां से इंश्योरेंस की कहानी इंडिया में धीरे धीरे क्या होती है, स्टार्ट होती है बच्चे। 1950s तक बच्चे इंडिया में लगभग 155 155 इंश्योरेंस ऑफिसेस थी बच्चे, ठीक है ना। 155 इंश्योरेंस कंपनीज थी। इन सभी कंपनियों को एक साथ मिलाकर बच्चे हमने 19 जून 1956 में LIC बना दिया बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस में। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट सबको मिलाकर, ठीक है, आपने LIC बनाया। तो 1956 में आपका LIC बना बच्चे। फंक्शन LIC करना शुरू किया 1956 बच्चे, यानी 1 सितंबर हो गया ना, 1 सितंबर 1956 से LIC जो है वो फंक्शन करना शुरू किया बच्चे। क्लियर है बच्चे। इसके बाद तुम देखोगे कुछ कंपनीज बन गई बच्ची बच्चे, तो 4 कंपनीज थी जिनको मिला के जनरल इंश्योरेंस बनाया गया, GIC बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है बच्चे वो 1972 में बनी, ठीक है ना। इसके अंदर 4 कंपनीज आती हैं जनरल इंश्योरेंस में, मेनली 4 कंपनीज आती हैं। तो बना जब, तो 52 नॉन इंडियन कंपनीज थी, उन सबको नेशनलाइज कर दी सरकार ने। सरकार ने सबको नेशनलाइज करके 4 कंपनीज बनाई, और उन 4 कंपनीज को ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। जैसे ओरिएंटल कॉमर्स लिमिटेड होगा, जैसे कभी बाइक का देखना इंश्योरेंस में लिखा होगा ओरिएंटल इंटल कुछ लिखता है, वो भी एक कंपनी है मतलब, ठीक है। तो लोग टोटल 4 हैं बच्चे। इसके बाद ये हुआ कि हमें LICs को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म्स की जरूरत है बच्चे। तो उसके लिए ना मल्होत्रा कमेटी जो है वो 1993 में फॉर्म की गई बच्चे। तो मल्होत्रा जो कमेटीज है बच्चे, वो इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्मिंग से रिलेटेड है बच्चे। इसने कुछ एडवाइस दी। इसने एडवाइस दी थी IRDA के लिए बच्चे, कि जो हमारा पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसको हम लोग IRDA बोलते हैं बच्चे, इंश्योरेंस रेगुलेटरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट 99 का है, 2000 में इस्टेब्लिश हुआ बच्चे IRDA। हाँ, मल्होत्रा कमेटीज ने ही इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म्स करने की बात की। जैसे पहले क्या था कि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, 90 से शुरू हुआ। तो 90 से शुरू हो रहा, तो पहले 26% का ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। तो फिर बोला गया कि इसको बढ़ाया जाए। तो 2014 तक बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर में 49% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था बच्चे, और अभी करंटली 100% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में बच्चे, वो चाहे GIC में आए चाहे LICs में आए। और जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक में तो LIC ही बच रही है और GIC के 4 बच रहे हैं बच्चे, बाकी की तो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, प्राइवेट हैं बच्चे। उन सभी को रेगुलेट करने के लिए उनके सर पे एक डिपार्टमेंट बैठाया गया बच्चे, जिसको IRDA बोलते हैं बच्चे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज बच्चे। ये IRDA है, इस पे हम अभी आगे बात करेंगे बच्चे।
तो IRDA के बारे में यहाँ तक ध्यान में रखना है बच्चे। अब जो इंश्योरेंस है बच्चे, इससे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होगा बच्चे, तो रैपिड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि लोगों के पास सेविंग है, लोग LIC में पैसा डालेंगे, सरकार पैसे का यूज करेगी बच्चे। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सैलरीज बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे तो क्वालिटीज ऑफ लाइफ भी आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। कंज्यूमर के लिए बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कंपटीशंस मिलेगा, बहुत सारे क्वालिटेटिव सब सब्स्टिट्यूट भी हो गया, सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा बच्चे। लार्ज लेवल पर क्या होगा, इसके ऊपर मोबिलाइजेशन होगा फंड का बच्चे। इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस फैसिलिटीज हो जाएगी भाई, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट हो बच्चे। और कुछ बड़े लेवल पर बच्चे, हाँ बड़े जो प्रोजेक्ट होंगे उनको इंश्योर्ड कर दिया जाएगा बच्चे। और जो एक्सपोर्ट होता है बच्चे उसको भी हम कवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस है, तो ये बेनिफिट्स हो गया इकोनॉमिक लेवल पे बच्चे। सोसाइटीज लेवल पर क्या है बच्चे, रिस्क कवर तो हो ही रहा है ना बच्चे, इंडिविजुअल लेवल पर भी कवर हो गया, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो रही है, ट्रेड सिक्योर हो रहा है बच्चे, ठीक है। प्लस इन्वायरमेंटल जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना, कि अगर इन्वायरमेंट के वजह से भी नुकसान होता है तो भी रिकवर है, ठीक है ना। कौन सी मूवी थी वो, कौन सा था वो, अक्षय कुमार और उसका परिश्रम, जो भी है, ठीक है, हीट एंड रन कंपनसेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हीट एंड रन कंपनसेशन है बच्चे, कि अगर कोई गाड़ी वाले ने आपको उड़ा दिया तो उसके लिए भी आप सिक्योर हैं बच्चे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन जो है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, प्रोटेक्ट हो रही हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में हमने रिस्क भी देख लिया और ये सारी चीजें देख। अब अपने नोट्स पे आ जाओ बच्चे, जहाँ पे तुम्हें IRDA को देखना है बच्चे। क्लियर है ना, जल्दी तो नहीं हुआ। दृष्टि शून्य समझ में आ रहा है बच्चे। ना 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 ना, बस इतना ही पढ़ा के छोड़ दूंगा, ठीक है। कंपोजिशंस एंड अथॉरिटीज देखना है बच्चे, किसका में, IRDAI का बच्चे, ठीक है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हुआ बच्चे। एक्ट एक तो ध्यान में रखना है तुम लोगों को, 99 है बच्चे, ठीक है ना। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं IRDA में बच्चे, टोटल 10 मेंबर हैं बच्चे, ठीक है ना, 10 मेंबर्स हैं बच्चे, ठीक है। और इसमें एक है तुम्हारा चेयरमैन, ठीक है। 5 मेंबर आएंगे बच्चे होल टाइम्स के लिए, मतलब जो भी रिटायरमेंट एज होगी तब तक रखे जाएंगे इनको, ठीक है बच्चे। और सी है बच्चे, इसमें 4 जो होंगे बच्चे वो पार्ट टाइम के लिए होंगे बच्चे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे बच्चे, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो मेंबर हैं बच्चे, इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, ठीक है ना, इंडिया के थ्रू इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे बच्चे। हम्म। हाँ इसमें जैसे कहने को, हाँ अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग से अगर देखते हैं, तो स्टार्टिंग में FDI जो था बच्चे वो 26% था, 49% हुआ 2014 में आकर बच्चे। अब जो है प्रेजेंट, अभी अगर देखा जाए तो लगभग FDI जो है वो 100% है बच्चे, ठीक है। एक बार मैं डेट, फोन यूज हो रहा है तो मैं वो भी डेट में लिख नहीं पाया, ठीक है, तो वो भी बता देता तुम लोगों को। अब जो IRDA का, एक तो ये ध्यान में रखना है बच्चे तुम्हें, ठीक है ना। अब जो IRDA है बच्चे, तो देखो IRDA में जनरली जो IRDA है बच्चे, ये पॉलिसी जो होल्डर होता है ना बच्चे, उसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा ये, ठीक है। कंपनी नहीं है, कंपनी को गिल्टी ही माना जाएगा इससे, कि कंपनी जो है किसी के पैसा नहीं दे रही है बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें जनरली क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर है बच्चे, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। और प्लस फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, यहां तक समझ में आया। पहले स्टार्टिंग में FDI कितना रखना है, 26%,
2014 से लेकर बच्चे कितना एफडीआई रखना है, 49। और करंट में अभी लगभग 100% तक एफडीआई है बच्चे, तो ये ध्यान में रखना। कंपोजिशंस ध्यान में रख लो। अब आओ तुम लोग मिशंस पे बच्चे। तो तुम्हारे नोट्स में मिशंस है बच्चे। पहला जो है आईआरडीए का, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर द फेयर ट्रीटमेंट टू द पॉलिसीज होल्डर बच्चे। तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर है बच्चे, क्योंकि वो कंटिन्यू अपनी प्रीमियम दे रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए बच्चे। अगर पैसा दिया है तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा बच्चे। कोर्ट में मामला चला जाता था पहले, अब कोर्ट में क्या होता था, कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स होते थे बच्चे की डेट ही पता नहीं कितने कितने साल में आ रही है। तो जो नॉमिनीज है उसको पैसा ही नहीं मिला यार। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनीज अगर नॉमिनीज को पेमेंट टाइम जो दिया गया उस टाइम तक अगर नहीं करती है, तो नॉमिनीज जो है वो सीधा आईआरडीए डिपार्टमेंट में जाएगा और उस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ये चीज है। सेकेंड में है बच्चे कि जो इंस- नहीं, इंश्योरेंस वाली पीडीएफ छोड़कर अब जो दूसरा पीडीएफ है उसमें आ जाओ। हाँ, जो मेन पीडीएफ है बच्चे। पेज नंबर तो है नहीं उस पे, आईआरडीए लिखा होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के उसने लिखे होंगे हैंड रिटन नोट्स, उसके जस्ट बाद आईआरडीए लिखा हुआ है। यूटीआई पहले है, पीएफआरडीएफ से पहले है। यूटीआई के बाद, यूटीआई के जस्ट बाद में। ठीक है ना। अब जैसे जर्नलिस्ट क्या है बच्चे, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में क्या करनी है, स्पीड लानी है बच्चे, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ लाना है। तो ये इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एफडीआई को और ज्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा, तब जाके ना इंश्योरेंस सेक्टर में एक स्पीड आ पाएगी ना। आप एफडीआई को रिलैक्स ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से कंपनी आएंगी। और जब कंपनियां ज्यादा नहीं होंगी तो तुम जानते हो कि कुछ कंपनियां होंगी तो फिर उनकी एक मोनोपोलिस क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो आईआरडीए की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट किया जाए बच्चे। तो आईआरडीए जो है वो एफडीआईज को, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या कराती रहती है, रिलैक्स कराती रहती है, रिलैक्सेशन देती रहेगी। जैसे 26% था, फिर बढ़ा के 149, फिर 100% किया गया बच्चे। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बच्चे। और जर्नलिस्ट इसमें तुम ये देखोगे बच्चे, ठीक है ना, कि इसमें एन्युटी प्लान भी तुम लोग को मिल जाता है बच्चे। सुपरनुरेशन पेमेंट भी होता है। एन्युटी प्लान का मतलब ये होता है कि अब मान लो कि मुझे 10 साल के बाद 20 लाख रुपए मिलने हैं या 25 लाख रुपए मिलने हैं, तो मैंने एलआईसी को, अब देख भैया मुझे 25 लाख रुपए एक बार में नहीं चाहिए, एक काम कर तू, मुझे इस 25 लाख में से 5 लाख या 10 लाख अभी दे दे, बाकी का जो अमाउंट है ना उसका एक एन्युटी प्लान कर। एन्युटी का मतलब हर महीने मुझे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए देते रहे, और उस पैसे पर मुझे इंटरेस्ट भी दे, इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि पैसा तो वही यूज कर रहा है। तो उसको बोलते हैं एन्युटी प्लान। और एक तो एलआईसी के थ्रू तुझे एन्युटी प्लान मिल जाता है, और एक होता है कि एक ही बार वो सारा पैसा आपको दे दिया जाता है। एन्युटी प्लान में अब लेते हैं ना कि एक बार पैसे लिए तो खर्च हो जाएगा ना, पैसा तो रुकता है नहीं। तो मुझे अब तो आगे का भी देखना, तो मैंने क्या कर लिया, उसका एक एन्युटी प्लान बना लिया बच्चे। तो ये इसमें भी हेल्प जो है बच्चे वो कौन करेगा, यही करेगा बच्चे। ठीक है ना। अब जर्नलिस्ट दूसरी चीजें हैं बच्चे कि जितनी भी हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं बच्चे, ठीक है ना, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो आईआरडीएस देता है कि ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब जो प्रोमिस आपने किया उसको पूरा करो, फुलफिल करना पड़ेगा तुम्हें बच्चे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बताएं, ये नहीं कि छुपा के रखना है भाई, एकदम पूरा। जैसे कुछ होते हैं ना डिस्क्लोज ही नहीं करे, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब एक जैसे इसमें तो एक कॉमन मैन है, उसको इतना फाइनेंशियल चीजों का नॉलेज नहीं होता है, और जो रिटर्न दिया जाता है वो पॉसिबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे दी जाती है बच्चे। जब एलआईसी में या इस तरह का जो हमें
रिटर्न की बात करता है ना, इतने साल पे इतना रिटर्न, इतने साल पे इतना रिटर्न, तो वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो हर किसी को तो प्रोबेबिलिटीज आती नहीं है कि क्या प्रोबेबिलिटीज कंडीशन बनेगी, तो आपका काम है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझाना, बताना। दूसरी चीजें आप उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू टाइम टू टाइम अवेयर करेंगे, ठीक है ना, उसको अवेयर करना है बच्चे, ये चीजें हैं। और जो क्लियरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंप्लीफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको चक्कर, मेच्योरिटी तो हो गई लेकिन उसको आप चक्कर लगा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चक्कर नहीं लगाना है। तो उसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस बना, ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड किया जाता है आईआरडीए के थ्रू, और सारे इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे, जितने भी जेन्युइन सेटलमेंट होते हैं, जितने भी जेन्युइन क्लेम होते हैं बच्चे, उसमें क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, सेटलमेंट एकदम फास्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप चक्कर लगवा रहे हो, ठीक है ना, तो स्पीड होता है बच्चे, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीजें कोशिश ये करना होता है बच्चे कि कभी कभी जेन्युइन क्लेम्स होते भी नहीं है बच्चे, ठीक है ना। एक होता है कि नेचुरल डेथ होना, और एक होता है जानबूझकर एक्सीडेंट करा लेना बच्चे, डेथ करा लेना, ठीक है ना, कि आपकी डेथ नहीं होनी थी लेकिन आपके पास बर्डन इतना हो सकता है कि हुआ हो, और उस प्रेशर में आकर आपने अपनी डेथ, किसी को प्लान करके आपने जो डेथ कराई है उससे, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होता है बच्चे, ठीक है ना, ये जो चीजें होती हैं बच्चे, ठीक है ना, इस तरह की चीजों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जनरली कभी कभी कुछ लोगों को ना बहुत खतरनाक डिसीज पहले से होती है, तो वो पहले से इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना, वो डिस्क्लोज नहीं करते, इंश्योरेंस करा लेते हैं, और उसके बाद से उनकी डेथ हो जाती है, घर वाले पहुंच जाते हैं क्लेम के लिए, तो ये एक तरह से फ्रॉड क्लेम माना जाता है बच्चे। आप बहुत पहले आपसे पूछा जाता है, इसीलिए जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो वो मेडिकल कराता है पहले, बेसिक है, बेसिक क्या है बच्चे, कुछ ऐसा तो इनको प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो मना कर देगा आपको कि ऐसा और ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चे को। तो ये चीजें इसमें आती हैं। प्रॉपर ग्रीवेंशन रिडेस्ट्रल है बच्चे, आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उसका निवारण जो है वो आईआरडीए करके देगा, तो वहाँ प्रॉपर एक मैकेनिज्म्स बना है बच्चे। टू प्रमोट द फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसीज एंड कंडक्ट द फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग, ठीक है ना। तो ये चीजें भी है बच्चे की, जो पूरा डीलिंग होगा बच्चे उसमें भी फेयरनेस रखा जाएगा बच्चे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में जो डीलिंग हो रही है बच्चे उसमें भी फेयरनेस होगा बच्चे, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ द फाइनेंशियल साउंडनेस रखा जाएगा इन द मार्केट प्लेयर्स बच्चे, ठीक है ना। तो सारी चीजें पता चलती रहेंगी आपको, कहने का मतलब ये है बच्चे। And to take the action where such the standard are inadequate or ineffectively enforced बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे जर्नलिस्ट क्या होता है हाँ, मतलब रूल्स रेगुलेशंस आईआरडीए के फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है बच्चे, ठीक है ना। और जो आईआरडीए ये भी बोलता है कि आप पर डे के लिए, डे टू डे वर्क के लिए आपको कुछ ऑप्टिमम अमाउंट अपने पास रखने चाहिए, जिससे कि आप डे टू डे एक्टिविटीज कर सकें बच्चे। तो उसके लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए बच्चे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपने मार्केट में डाल रखा है, कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रोज क्लियरेंस करनी है ना आपको डे टू डे वर्क में। आज कोई आ गया पैसा मांग, अब आप बोल रहे हो कि यार आज तो पैसा नहीं है, 5 दिन बाद आना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डे टू डे वर्क के लिए आपके पास फंड और पैसा होना चाहिए बच्चे। तो ये आईआरडीए के बारे में ध्यान में रखना है। और जो आईआरडीए है बच्चे, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है बच्चे। और ये किसका फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है बच्चे, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर का बच्चे, ठीक है ना। इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर बॉडीज कौन है, बस सेबी है। और मनी मार्केट का जो है बच्चे वो आरबीआई है, ये चीजें ध्यान में रखना। कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा, तो सेबी ही करे। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। इसके नीचे जब आओगे तो वही ड्यूटीज, पावर और फंक्शंस दिया गया है, तो उसको एक बार रीड कर लो। हिस्ट्री मैंने बता दी, यहाँ पर भी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो एक बार हिस्ट्री को तुम देख सकते हो। तो एक बार जल्दी से एनालिसिस को करो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आगे क्या करना।